नमस्कार और सप्रेम जय भीम साथियों। आज से हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूकनायक समाचार पत्रों में लिखे उनके लेखों को पढ़ने और समझने की शुरुआत करेंगे। बाबा साहब ने अपने मनोगत में कहा था कि बहिष्कृतों की वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन समस्याओं की चर्चा करना और उस समस्याओं के उपायों की खोज करना, और तीसरा उद्देश्य बताया था कि बहिष्कृतों की भावी उन्नति के मार्गों की चर्चा करना। इन तीनों कारणों हेतु बाबा साहब ने वर्तमान पत्र शुरू करने की आवश्यकता जाहिर की थी और इसलिए उन्होंने मूकनायक पत्र की शुरुआत की। साथ ही में हमने हमारे निवेदन में भी देखा था कि दुनिया के जाने माने विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरह इन सामाजिक सुधारों को राजनीतिक सुधारों के बराबर चलाया। साथ ही में ना कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के स्वशासन के उद्दिष्टों की चिकित्सा की, बल्कि उस स्वशासन में बहिष्कृत लोगों की हिस्सेदारी भी निश्चित की। तो इसलिए इन लेखों को पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो आज से हम इस पहला लेख शुरू करेंगे। तो पहले लेख का नाम है स्वराज्य से स्वराज्य अच्छा। इसका मतलब स्वराज्य मीन्स अच्छा राज और स्वराज्य मीन्स खुद के लोगों का राज। तो ऐसा जरूरी नहीं कि खुद के लोगों का राज अच्छा होगा या बुरा भी हो सकता है, और स्वराज्य अपने लोगों का हो सकता है और बाहर दूसरे देशों के लोगों का भी हो सकता है। तो हम अभी लेख पढ़ना शुरू करेंगे बाबा साहब का। तो इससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये चैनल बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आप कृपया उसको देखें, उसकी चर्चा करें, उसमें कुछ कमेंट दें और साथ ही में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का पहला लेख है स्वराज्य से स्वराज्य अच्छा। यह 14 फरवरी 1920 का संपादकीय अग्रलेख है। आज तक के ज्ञात भूगोल की जानकारी से दुनिया भर के देश स्वयं शासित यानी सेल्फ रूल और परशासित यानी फॉरेन रूल इन दो विभागों में बटे हैं। पहले विभाग में कारोबार उन्हीं देश के उन्हीं लोगों के पास होता है और दूसरे विभागों में कारोबार बाहरी देशों के पास होता है। हिंदुस्तान का समावेश दूसरे वर्ग में होता है। इस देश में रहने वाली हिंदू, मुसलमान, पारसी इत्यादि विभिन्न धर्मों के लोग हिंदी इस सर्वसाधारण नाम से जाने जाते हैं। यह हिंदी लोग स्वयं शासित नहीं है। हिंदुस्तान देश लंबे समय से विदेशी मामलों के अधीन रहा है। कई पश्चिमी देशों ने इस उपजाऊ यानी फर्टाइल देश पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की है। रोमन और ग्रीकों ने भी इस विषय में प्रयत्न किए, लेकिन नाकामयाब रहे। किंतु मुसलमानों के प्रयास फलदायी रहे। भले ही मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर ईस्वी सन 986 यानी 1986 में आक्रमण शुरू कर दिए थे, लेकिन उन्हें इस देश में स्थायी स्थान खोजने के लिए लंबा समय लगा। जब ईस्वी सन 1193 यानी 1193 में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, तो हिंदुओं ने अपना दिल्ली का साम्राज्य स्थायी रूप से खो दिया था। इस सिंहासन को लेने वाले पठानों को ईस्वी सन 1526 में पानीपत में मुगलों के शासक बाबर ने हराया और खुद के नाम सम्राट होने की घोषणा की। लेकिन 200 साल के भीतर ही इस मुगल सत्ता में गिरावट शुरू हुई और अंग्रेजों का शासन इस देश में शुरू हुआ। कुछ समय तक यह साम्राज्य लेकिन अंत में हमेशा के लिए अंग्रेजों के हाथ पड़ गया और आज तक निर्विरोध है। यही इस देश की पारतंत्र की कहानी है। सामान्यतः अभी बाबा साहब यहाँ पे राजनीति यानी जो पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करते हैं। सामान्यतः राजनीति के दो मकसद होते हैं, एक है शासन और दूसरा संस्कृति। शासन का अर्थ है अनुशासन या शांति। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। शांति का टूटना यानी डिसरप्शन ऑफ पीस। शांति का टूटना दो तरह से होता है, विदेशी आक्रमण फॉरेन इन्वेशन या आंतरिक अशांति इंटरनल डिसरप्शन। शायद ही होने वाले विदेशी आक्रमण को अगर हम अलग रखें तो शासन का मुख्य उद्देश्य
आंतरिक शांति को बनाए रखना होता है। राष्ट्र चाहे जो भी हो वह वर्गों या ग्रुपों में विभाजित होता है। इन वर्गों के एक दूसरों के हितों से आपसी टकराव के कारण आंतरिक शांति का भंग होना संभव होता है। इस आंतरिक शांति के भंग होने से किसी भी वर्ग को धमकी या दंडित करने वाली शासन व्यवस्था को आधुनिक समय में जंगली या बर्बरतापूर्ण करार दिया जाता है। यहाँ बाबा साहब कहना चाहते हैं कि भले किसी भी देश में आंतरिक अशांति हो यानी इंटरनल डिस्ट्रप्शन हो, लेकिन किसी लोगों को सजा या धमकी देना यह जंगलीपन यानी पिछड़ापन माना जाएगा। फिर डेवलप्ड देश क्या करते हैं यानी सुधारों वाले देश क्या करते हैं? तो बेहतर या डेवलप राष्ट्र में राज्य सरकार का झुकाव शासन की ओर उतना ही संस्कृति की ओर भी होता है। अब ये शासन की तो व्याख्या हमने देखी कि अनुशासन या शांति। फिर संस्कृति क्या है? तो संस्कृति यानी कल्चर। तो कल्चर क्या है? अधिक से अधिक लोगों के भलाई के लिए तरीके विकसित करना, उपलब्ध संसाधनों को सभी में समानता के तरीके से उपलब्ध कराना और लोगों की उन्नति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, यही सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी इसी को ही हम कल्चर कह सकते हैं। राजनीति की यह दो उद्देश्य शासन और संस्कृति अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में अमल में आते हैं। यानी किसी देश में संस्कृति ज्यादा है तो किसी देश में शासन ज्यादा है, तो किसी और देश में शासन और संस्कृति थोड़ी विभिन्न प्रमाणों में रहती है। तो जहां सरकारी हित किसी विशेष वर्ग के होते हैं, चाहे वह वर्ग स्वकीयों का हो या विदेशियों का, वहां संस्कृति की तुलना में शासन प्राधान्य में रहता है, क्योंकि शांति भंग होने से उसके अमल को खतरा होने की संभावना होती है। अभी बाबा साहब क्या कहते हैं कि जब कोई शासन किसी वर्ग के प्रति झुकता है तो उस देश में शांति भंग होती है, और शांति अगर भंग होती है तो फिर शांति बनाए रखने के लिए अत्याचार होना स्वाभाविक है। क्योंकि अभी अत्याचार क्यों होंगे? क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए किसी की स्वतंत्रता को सीमित करना होता है, और ये स्वाभाविक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना या नहीं करना, इसका फैसला स्वतंत्र और स्वच्छंदता में भेद करने के बराबर है। यानी अभी बाबा साहब पहले तो कहते कि शांति बनाए रखने के लिए किसी की स्वतंत्रता पर आंच आ सकती है। अभी ये स्वतंत्रता पर आंच दूसरे वजह से भी आ सकती है, जैसे स्वतंत्रता और स्वच्छंदता। अगर ये दोनों में एक नाजुक मामला, ये दोनों चीजों में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में दोनों का एक थोड़ा नाजुक मामला है, तो कई बार स्वतंत्रता के पीछे स्वच्छंदता को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता पर आंच आती है। तो बाबा साहब दो जगह में कहते स्वतंत्रता पर आंच आती है। पहले उन्होंने कहा कि देश में शांति बनाए रखना है तो स्वतंत्रता पर आंच आती है, और दूसरा कि स्वच्छंदता को तोड़ने के लिए स्वतंत्रता पर आंच आती है। स्वतंत्रता के नष्ट होने पर भले ही शांति बनाए रखती है, लेकिन व्यक्ति विकास रुक जाता है। अभी हम यहाँ पे हमारा हाल ही का एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे अभी देश में पूरे वर्ल्ड में कोरोना का माहौल है, और इस कोरोना के माहौल में कोई भी शासन है लोगों से अपील करता है कि आप शांतिपूर्वक आप घर में बैठे और ये कोरोना को रोकने का प्रयास करें। तो ये आपको गवर्नमेंट एक स्वतंत्रता देती है कि आप घर में बैठिए, अपील करती है। लेकिन कुछ लोग इस स्वतंत्रता को स्वच्छंदा में उसको कन्वर्ट हो जाता है कि लोग उस घर में बैठने के बजाय, अगर गवर्नमेंट कहती है कि आपको जरूरी पड़ने पर आप नीचे बाहर निकल सकते हैं, तो लोग ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने से फिर गवर्नमेंट को कर्फ्यू या लॉकडाउन जाहिर करना पड़ता है। तो उस लॉकडाउन से क्या होता है कि लोगों की जो व्यक्ति विशेष है स्वतंत्रता इधर उधर जाने की, तो उसके ऊपर रोक लगती है। तो जरूरी होने पर ही आपको बाहर जाना है, तो इस वजह से फिर आपकी कर्फ्यू लगाने से स्वतंत्रता पर या व्यक्ति विकास पर भी रोक लग जाती है। दूसरा आरोप है कि विदेशी राज में शासक अपने हितों के लिए जनता के हितों को नजरअंदाज कर देते हैं। तात्पर्य में विदेशी अमल में लोगों का फायदा कम होता है। यह नियम सर्वसम्मत है।
लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजी सत्ता इसका अपवाद है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस हिंदुस्तान की जनता विदेशी आक्रमणों से त्रस्त हो चुकी थी, अनेक आंतरिक राजकीय विद्रोहों से प्रजा में शांति का होना एक दुर्लभ चीज थी, ऐसे त्रस्त देश में अंग्रेजों द्वारा सत्ता से स्थापित शांति कुछ कम असल थी। साथ ही जो हिंदुस्तान संस्कृति के संदर्भ में पिछड़े या जंगली लोगों में पहले नंबर पे था और सुधारित लोगों में आखिरी नंबर पर था, वह देश नए स्थापित राष्ट्र संघ में शामिल होने के लायक बना, यह अंग्रेजों की ही देन है। लेकिन परकीय अमल हितावह होने के बावजूद भी पराधीन जनता का ध्यान केवल उनके गलतियों पर ही केंद्रित होता है। अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आंदोलन का यही कारण है। राष्ट्रीय सभा जो कांग्रेस के नाम से परिचित है, वही इस आंदोलन की जननी है। इस सभा का 34वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ और इस राष्ट्रीय सभा की स्थापना 1885 यानी 1885 में हुई और इसके अस्तित्व के कारण बहुत स्पष्ट थे। किसी भी राष्ट्र को अपनी वास्तविकता का पता सामंजस्य से ही पता चलता है, यानी अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज करें तो हमारी वास्तविकता क्या है इसका हमें जरूर पता चलता है। हम गरीब है या अमीर, अच्छे हैं या बुरे, ज्ञानी है या अज्ञानी, गोरे हैं या काले, इसका एहसास हमें दूसरों को देखे बगैर नहीं होता है। उसी तरह एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के अध्ययन एवं संचार से ही अपनी श्रेष्ठ अथवा पिछड़ेपन का परिचय होता है। यहाँ पे बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम दूसरे राष्ट्र का अभ्यास करें या दूसरे राष्ट्र में विजिट करें तो हमें उस राष्ट्र से श्रेष्ठ अथवा पिछड़ेपन का पता चलता है। इसी दृष्टि से यहाँ के लोगों को अपनी वास्तविक स्थिति को सापेक्ष और तुलनात्मक दृष्टि से आकलन करना है तो हिंदुस्तान एवं ब्रिटेन की प्रजा और राजा के रूप में करीबी रिश्ता जानना बहुत आवश्यक है। यानी बाबा साहब कहते कि तो हिंदुस्तान की अगर हमको स्थिति जाननी है तो हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा? ब्रिटेन से कंपेयर करना पड़ेगा। अभी ब्रिटेन अगर हमारा शासक है तो वो राजा हो गया और हम उसके प्रजा हो गए, तो ब्रिटेन और हिंदुस्तान के बीच में राजा और प्रजा के हिसाब से हमें जानना पड़ेगा। शेरनी का दूध यानी अंग्रेजी ज्ञान से लोगों में नया उत्साह, नया तेज और नई फुर्ती उत्पन्न हुई। अंग्रेजी ज्ञान के माध्यम से लोगों को यूरोप के इतिहास के अभ्यास से अनियंत्रित राज सत्ता से हुई नुकसानी की जानकारी हुई और उनके मन में स्वतंत्रता के विचार घुलने लगे। अंग्रेजी ज्ञान के प्रभाव के तहत उन्हें राजा और प्रजा के अधिकारों का एहसास हुआ। अंग्रेजी विद्या यानी शेरनी के दूध से ये ताकतवर बछड़ों ने अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस की माध्यम से बहस शुरू की। यद्यपि अंग्रेजी शासन एक विदेशी शासन है, फिर भी कुछ सरकारी अधिकारियों को छोड़कर सभी लोगों ने कांग्रेस के साथ सहानुभूति व्यक्त की। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरेन ने कांग्रेस की स्थापना में मदद की और अपनी सहानुभूति केवल शब्दों में न जताकर उनकी मांगों का पालन करते हुए अपनी शासन प्रणाली में सुधार करने से भी वो पीछे नहीं हटे। इस राष्ट्रीय सभा की स्थापना के बाद ब्रिटिश शासन ने शिक्षा के क्षेत्र में उदार नीति को अपनाया। प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य कर दिया। व्यावहारिक और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाई गई, यानी स्कॉलरशिप बढ़ाई गई। सरकार स्वास्थ्य पर बड़ा पैसा खर्चा कर रही है। शराब की लत कम करने और शराब की बिक्री को बंद करने या नियंत्रित करने के लिए करों यानी टैक्स, उनके ऊपर टैक्स की वृद्धि शुरू हो गई है। लोगों की शिकायत पर जंगल संबंधी पशुओं के घास और जलाऊ लकड़ी पर भी छूट दी गई है। नमक पर कम कर दिया गया है, कर कम कर दिया है। जो इनकम है, आय पर न्यूनतम कर सीमा को यानी मिनिमम टैक्सेबल अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। पुलिस विभाग में वरिष्ठ और दुय्यम पदों पर और सैन्य विभाग में वरिष्ठ पदों पर भी
हिंदुस्तानियों की नियुक्ति शुरू हो गई है। कृषि सुधार और पदपीढ़ियों की शुरुआत भी जोर देकर हो रही है। इसके अलावा जनता में से लायक और जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रांत और वरिष्ठ कायदे मंडल में चुनकर उनके सलाह से कानून बनाए जा रहे हैं। सरकार ने कांग्रेस के लोगों की कायदे काउंसिल में सम्मिलित करने में भी उदार नीति अपनाई है। पहली बार 1861 से 1892 तक, यानी 1861 में पहली बार उन्होंने और 1892 तक उसका एंड हो गया। तो इन बीच वाले काल में सरकारी कायदे मंडल में हिंदुस्तानी प्रतिनिधियों का चयन का अधिकार सरकारी इच्छा पर निर्भर होता था। यानी 1861 से 1892 में इन समय में ब्रिटिश सरकार हिंदुस्तान के लोगों का चयन करती थी। यह चुने हुए प्रतिनिधि सरकार हितों के बदले सरकारी जी हुजूरी करना पसंद करते थे, क्योंकि वह सरकार द्वारा नियुक्त होते थे। इस आलोचना से सरकार ने सदस्यों का सिलेक्शन खुद करने के बजाय चुनाव के माध्यम को स्वीकार किया। उनके कड़ी प्रतिस्पर्धी को भी यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि कुल ब्रिटिश शासन सुराज्य की ओर बढ़ रहा है। यदि यह सच है कि राष्ट्रीय सभा ब्रिटिश शासन को सुराज्य की ओर स्थापित करने के लिए पैदा हुई है, तो वह इन ऊपरी सुधारों से संतुष्ट होनी चाहिए। लेकिन समाधान की जगह असंतोष ही ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह राष्ट्रीय सभा के मौजूदा इरादों के बदलाव में है। अभी सुराज्य नहीं बल्कि सुराज्य से स्वराज्य अच्छा, ऐसी उनकी धारणा बन गई है। राष्ट्रीय सभा का सुराज्य से अच्छा स्वराज्य यह तत्व अच्छा है, लेकिन स्वराज्य किस लिए और किसके लिए यह समझने के बगैर हम इसका समर्थन नहीं दे सकते। बाकी लोगों की राम जाने। तो साथियों, ये बाबा साहब सुराज्य से अच्छा स्वराज्य ये लेख लिखा है, और इसमें उन्होंने अंग्रेजों ने देश में सुधार करने के बावजूद भी कांग्रेस किस तरह स्वशासन की मांग कर रही है, इसकी चर्चा हमने इस लेख में देखी। अभी हम आज की 2020 में इस लेख को समझेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे।